चलो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन बेसिकली इट इज ए ओल्ड चैप्टर, राइट? ऑलरेडी पढ़ के आए हो क्लास 9 से, और उससे पहले भी पढ़ चुके हो अच्छे। तो पूरा चैप्टर को एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे पहले, ठीक है? यहाँ पे ज्यादा क्या है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड, थोड़ा हार्ड हो जाएगा धीरे धीरे, पहले से उतना हार्ड नहीं, वेरी इजी चैप्टर। तो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा इसके जो चैप्टर्स हो गया है, वेक्टर नहीं हुआ ना, वेक्टर नहीं हुआ। ओके, वेक्टर, वन डी मोशन एंड यूनिट डायमेंशन, ये तीन चैप्टर में पूरा के पूरा एक्चुअली न्यूमेरिकल बेस्ड है, 100% न्यूमेरिकल बेस्ड। बट इस चैप्टर से क्या होगा, तुम्हें थियोरिटिकल व्यू भी है, थ्योरी भी करना है। कैसे करना है, क्या करना है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमें करना है, फोर्स। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर इज फोर्स, फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स मतलब क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको अप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए, एक बॉडी रेस्ट में जो है वो मोशन में आएगा, मोशन में जो बॉडी है वो रेस्ट में आएगा। हम साइज एंड शेप चेंज कर सकते हैं और हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर एक रेस्ट बॉडी को मोशन में लाना है, या मोशन में जो बॉडी है उसको रेस्ट में लाना है, या साइज शेप चेंज करना है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, तब हमें अप्लाई करना है क्या, ठीक है? तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे ना नोट्स पूरा है, दोनों का ऐसे होने लगा, এটা पूरा नोट से हम भेज देंगे, पूरा चैप्टर को रिवाइज करके करवा देंगे एक्चुअली, ठीक है? तो उतना नहीं, जस्ट बोर्ड नोट्स दे सकते हो, ना नहीं डिटेलिंग नोट्स हम यहाँ पे नहीं देंगे। नोट्स जो है वो पीडीएफ करके हम ग्रुप में भेज देंगे, तो ऑलरेडी हम एक बैच में करवा चुके, तो हमें कैसे टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ पे फोर्स में क्या होगा, फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी जिसको अप्लाई करने में क्या होगा, रेस्ट बॉडी मोशन में आएगा, मोशन बॉडी रेस्ट में आ सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हम चेंज कर सकते हैं, और साइज एंड शेप चेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फोर्स। अभी फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स कैन बी कैलकुलेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, मास एंड एक्सीलरेशन। तो हम लिख सकते हैं m इनटू a, तो F इज इक्वल टू m। नाउ एक्सीलरेशन, a मतलब क्या होगा, जैसे कि हम 1D मोशन में जाने, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द v माइनस u बाई t। एक इक्वेशन ये होता है, और एक इक्वेशन होता है जो कि है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। दैट टू इक्वेशन कैन बी यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन तब आ जाएगा, यहाँ पे F इक्वल टू m इनटू v माइनस u बाई t, या फिर बोल सकते हैं कि m इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। ये दोनों इक्वेशन ही हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द केसेस, सिचुएशन क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में, उसको समझ के हमें यूज करना है। अभी इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, u माइनस v मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं m इनटू dvt, ये भी लिख सकते हैं m इनटू dvt, या फिर लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एज F इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि dp dt। p क्या है, मोमेंटम, उसका चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, इसीलिए टाइम के हिसाब से चेंज कैलकुलेट करना है। चेंज कैलकुलेट करना है मतलब मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैथमेटिकली। किसी भी क्वांटिटी का चेंज कैलकुलेट करोगे तो मैथमेटिकली यू कैन डू डेरिवेटिव, मतलब कि डिफरेंशिएट तुम्हें करना है। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब f इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, dp dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? तो ये हो गया फोर्स का जितने सारे इक्वेशन, पॉसिबल इक्वेशन होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस, ठीक है? अभी यूनिट क्या होगा, इस फोर्स का यूनिट हो जाएगा, एसआई में होता है न्यूटन और केजीएफ, न्यूटन होता है और केजीएफ किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस में हो जाएगा टाइम और ग्राम फोर्स,
टाइम और ग्राम फोर्स, ये हो गया उसका यूनिट। अभी फोर्स के बारे में बता दिया, फोर्स क्या चीज है, फोर्स तो हो गया। अभी आ रहा है हम इनर्शिया के बारे में। व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मतलब क्या होगा? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इफ ए बॉडी बी इज इन रेस्ट, तो उस कंडीशन को हम, रेस्ट स्टेट को हम होल्ड करना चाह रहे हैं, जिस बॉडी का जिस कंडीशन के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे कि इनर्शिया, अभी inertia मतलब क्या हो जाएगा? Inertia is the property by virtue of which if a body is in rest, try to be in rest, and if a body is in motion, try to be in motion along a straight line, along a straight line। ये straight line में मूव करना उसका कारण होता है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं डाला गया। अभी इनर्शिया कितने टाइप का होता है बोला गया है? नेचुरली तुम लोग पढ़ के आए हो कि दो टाइप का होता है, बट यहाँ पे पढ़ोगे कि इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट स्टेट को होल्ड करने के लिए जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट आ रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रखना चाहिए, रहना चाहते हो, तो इसीलिए जिस प्रॉपर्टी के लिए वो बी इन मोशन उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब होता है क्या? अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, जब तक ना हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दीस आर द थ्री इनर्शिया, ठीक है, ये तीन इनर्शिया। उसके बाद आते हैं इनर्शिया के बाद, अच्छा इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इनर्शिया इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनर्शिया इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा होगा मास, उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो जिस कंडीशन में रहेगा उस कंडीशन को होल्ड करने के लिए उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। एक हल्का सा बॉडी है, चलो ये है मास स्मॉल है, ये हल्का बॉडी है, और इसी सरफेस के ऊपर एक हेवी मास कैपिटल है। इसको मोशन में लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? इसका एबिलिटी टू होल्ड द स्टेट इज लेस देन दिस बॉडी, ये एबिलिटी जो है, तो टेंडेंसी जो वो कम है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया कैन बी डिफाइंड बाय द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोमेंटम। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है हम मोमेंटम। नेक्स्ट पॉइंट इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। एक्चुअली क्या है? मोशन क्रिएट्स मोमेंटम, मोशन जो है वो क्रिएट करता है मोमेंटम, ठीक है। अगर मोशन नहीं रहेगा तो मोमेंटम भी नहीं रहेगा, तो मोशन स्टेट के वजह से मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम मोशन कैसे हम मेजर करेंगे? तो बोल सकते हैं कि डायरेक्टली मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। स्टेट ऑफ मोशन में इसका एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो क्या कितना वैल्यू? हाउ टू कैलकुलेट? ऑल यू नो दैट मास इनटू वेलोसिटी, this is the momentum, mass into velocity, so it can be written as E is equal to m into v, that is the moment। ওকে ক্লিয়ার? তাহলে মোশন আছে মানে কি মোমেন্টাম আছে, মোশন নেই মানে মোমেন্টাম। इज दैट टोटली क्लियर? मोशन है तो मोमेंटम है, मोशन नहीं है तो मोमेंटम नहीं। रेस्ट बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके मोमेंटम तो हो गया, उसके बाद आ रहा है हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
linear movement. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर। अभी ये जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे लिनियर मोमेंटम ही होगा क्योंकि बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बट जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे वहां पे लिनियर मोमेंटम के साथ साथ वहां पे आएगा रोटेशनल मोमेंटम। तो घूमने के लिए जो मोमेंटम लगेगा दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोमेंटम, और स्ट्रेट लाइन में जाने में जितना मोमेंटम लगेगा दैट इज कॉल्ड लिनियर मोमेंटम। हाउ टू कैलकुलेट ये लॉस ऑफ क्या है इसमें? इस एक मिनट रुको, हम एक करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम में। इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ मोमेंटम में बोल रहा है कि इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं डाल सकते तो क्या होगा। चलो हम ऐसा वाला एक सिचुएशन को यहाँ पे इमेजिन करते हैं, सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे दो बॉडी, समझ लो कि दो बॉडी, एक बॉडी हेवी मास वाला है m1 और एक इसका वेलोसिटी है u1 इनिशियली, और दूसरा बॉडी है m2 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2। ओके, आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे दो बॉडी के भीतर कोलिशन हो गया। अब इस कोलिशन का कंडीशन क्या होगा? कंडीशन इज दैट u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u। ये होना चाहिए कंडीशन। क्यों? अगर पीछे वाला बॉडी धीरे धीरे चलेगा और सामने वाला बॉडी ज्यादा फास्ट चलेगा तो क्या होगा, वो आगे तो निकल जाएगा और धीरे धीरे आएगा, कैसे कोलिशन होगा? कोई कोलिशन नहीं होगा और मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पकड़ लेंगे कि जो पीछे वाला बॉडी है उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है सामने वाले बॉडी से। ठीक है, तो ये कंसीडरेशन है, और ये इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही वो चल रहा था एक लाइन के ऊपर। तो क्या होगा, जब एक टाइम के बाद ये जो बॉडी है पीछे वाला बॉडी आके सामने वाले बॉडी को हिट करेगा, धक्का मारेगा, कोलिशन होगा। एट द टाइम ऑफ कोलिशन क्या होगा, ये m1 जो है वो m2 के ऊपर एक फोर्स डालेगा, चलो f1, और m2 जो है f1 के ऊपर और एक फोर्स डालेगा जो कि m1 m2 के ऊपर और m2 m1 के ऊपर फोर्स डालेगा। अभी फोर्स जो है ये इंटरनल फोर्स है, बाहर से कुछ भी डाला गया है। फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा, राइट? वेलोसिटी चेंज होगा तो आफ्टर कोलिशन क्या हो गया, ये जो फर्स्ट बॉडी है जैसे कि m1 मास का जो बॉडी है दैट इज एक्चुअली मूविंग विद वेलोसिटी v1, और जो छोटा वाला बॉडी था जिसका मास था m2 इट इज एक्चुअली मूविंग विद वेलोसिटी v। ओके, तो ये बॉडी जो है पहला वाला जो बॉडी है दैट इज एक्चुअली मूविंग विद वेलोसिटी v1। So this is the situation before collision and this is the situation after collision, and this is the time of collision, and the time of collision एक दूसरे पर फोर्स डालना है। तो before collision टोटल मोमेंटम कितना होगा, pi पकड़ लेते हैं हम। pi कितना होगा, m1 u1 plus m2 u2, this is the total momentum before collision। and यहाँ पे क्या होगा, pa ये हो जाएगा क्या, m1 v1 plus m2, this is the total momentum after collision। यहाँ पे लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज सेड दैट in absence of any external force in a system, the total momentum of the system before collision and the total momentum after collision are same. That means total momentum of the system always remain constant. This is the law of conservation of linear momentum. So in absence of any external force, total momentum of a system is remain constant.
दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर Ei इज इक्वल टू Pf, ये बोल सकते हैं हम। दैट इज मोमेंटम का कुछ भी चेंज नहीं होगा, मोमेंटम नथिंग चेंज। यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, and this is the equation of law of conservation of linear momentum. This is the equation of law of conservation of linear momentum. तो इसमें क्या बोला गया, law of conservation of linear momentum में बोला गया कि in absence of any external force the total momentum of the system always remain constant. That is, अगर इस सिस्टम के अंदर 2 3 4 जितने सारे बॉडीज होता है, हो सकते हैं जितने सारी बॉडीज होता है हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, कोलिशन के पहले और कोलिशन के बाद में अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का प्रेजेंट नहीं होता है, तब क्या होगा, टोटल मोमेंटम, फोन को रखो, व्हाट्सएप बाद में भी कर सकती हो। अच्छा, total momentum before collision and the total momentum after collision remains same. That is the law of conservation of linear. I think clear हो गया? Sure? अभी देखो, ये तो दो बॉडी लेके हम किए, ठीक है। अभी ये जो लॉ है, इस लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉस ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट लॉ क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, क्लास 9 में पढ़े थे। फर्स्ट लॉ में बताया गया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स जब तक ना अप्लाई किया जाए, तब तक एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो बॉडी मोशन में है दैट विल मूव along a straight line with uniform velocity. This was the first law of motion. सेकेंड लॉ में कहा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज होगा अगर टी टाइम पे चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एप्लाइड फोर्स ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी को वो जितना फोर्स डालेगा उसी के हिसाब से ही उसका मोमेंटम चेंज हो, ज्यादा फोर्स डालने से ज्यादा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कम फोर्स डालने से कम मोमेंटम चेंज हो, मतलब वो थोड़ा सा ही जा सकता है कम फोर्स डालने से। दिस इज द सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ में कहा गया एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जहां पे भी आप एक्शन करो, जैसे कि देखो इस सिचुएशन में, इस जो घटना जो बताया इस सिचुएशन में कहां पे एक्शन और कहां पे रिएक्शन हुआ है। एक बार देखो, ये बॉडी अगर आके इसको ना हिट करता तो कोलिशन ही नहीं बनता, और कोलिशन नहीं बनता तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक्शन कौन सा है, ये जो m1 है दैट एक्चुअली हिट्स द बॉडी m2, दिस इज द एक्शन। तो यहाँ पे f1 जो है दिस इज द एक्शन, और एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन कौन करेगा, m2 करेगा, उसके ऊपर तो एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर तो अप्लाई हो रहा है। तो f1 और f2 इज द रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन m1, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। कहीं अगर एक सरफेस ऐसा force apply करे, so we can feel the amount of force which are applying on your wall by our plum। plum में क्या होगा, एक reaction force develop करेगा, that is the reaction। तो ये थर्ड लॉ में बताया गया कि each and every action has an equal and opposite reaction। तो इसको हम यूज करके इसको भी प्रूव कर सकते, और इसके यहाँ से हम उस लॉ को भी प्रूव कर सकते। So first of all, we are trying to prove law of conservation of linear momentum from Newton's third law। ठीक है, तो कौन सा वाला, force is equal to the rate of change। फोर्स का जो डेफिनेशन आया है वो फर्स्ट लॉ से आया है, फोर्स का जो इक्वेशन आया है वो सेकेंड लॉ से आया है। अभी हम इसको हम प्रूव करें, कैसे प्रूव करें, देखो एट द टाइम ऑफ कोलिशन, इसको सिर्फ लेते हैं। At the time of collision, F1 क्या है, F1 is the amount of force acting on M2 by M1। तो force acting on M2 by M1 किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, M2 के ऊपर।
अगर हम किसी को धक्का दे तो वेलोसिटी किसका चेंज होगा, मेरा ना उसका, जिसको हम धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पे m1 धक्का दे रहा है किसको, m2 को, तो m2 का वेलोसिटी चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स F1 कैन बी रिटन एज, किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, m2, तो m2 इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि v2 माइनस u2 बाय t, ये लिख सकते हैं, क्योंकि m2 का ही तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है F1 की वजह से। और अगर F2 के बारे में बोली, F2 किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, देखो m1 के ऊपर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन m1 बाय कौन दे रहा है, m2 दे रहा है, तो m1 का वेलोसिटी चेंज होगा ड्यू टू फोर्स F2, F2 फोर्स जितना भी आएगा उसके लिए क्या होगा, m2 m1 का वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m1 into v1 माइनस v1 by t, ये हम लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये जो दो फोर्सेस दैट these are to be equal and opposite, ये हो सकता है, तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो F1 is equal to minus F2 क्या था, क्यों होगा, F रिएक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो F1 अगर एक्शन होगा तो F2 होगा उसका रिएक्शन, तो F1 is equal to क्या होगा, माइनस F, तो यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, F2 into V2 minus U2 by T is equal to minus M1 into V1 minus E1 by T, that is the equation। अभी टी जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया m2 v2 माइनस m2 u2 is equal to minus m1 v1 plus m1 e1, दिस इज द इक्वेशन। अभी देखो ये m1 सभी जो जितने सारे टर्म्स है उसको हम एक साइड पे और u को अलग साइड पे करते हैं, तो b को इस साइड पे शिफ्ट करने से क्या होगा, m2 v2 प्लस m1 v1, और इस साइड इसको लेके जाने से क्या होगा, m1 e1 प्लस m2 ये हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, यही तो था pf इक्वल टू pn। तो हो गया मेरा प्रूफ, ये कहां आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आ गया, कहां से आया, फ्रॉम थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ से हम अगर मुझे पूछा जाए कि प्रूव करो, तो एस्टैब्लिश लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं ऐसे। और अगर पूछा जाए कि एस्टैब्लिश थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कैसे करेंगे, जस्ट उल्टा सेम स्टार्ट करेंगे, तो यहां से शुरू करेंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं कि Pi is equal to Pa, तो ये वाला फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये, जस्ट नीचे से ऊपर में लिख देना, जस्ट नीचे से ऊपर में लिख दो हो जाए, सेम चीज जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो वहां पे हेडिंग करके लिख देना, ये वाला कंप्लीट करो पहले फिर बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट करो, इधर क्या, तो आगे बढ़े तो पूरे को एक्सेप्ट करो, इन बात से कुछ नहीं, एक्सेप्ट কিছু नहीं जा सकता, तो जाए चला फटाफट क्लियर हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो कि एस्टैब्लिश हेलो, हाँ 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 तुम बात कर लो, हाँ हाँ तुम बात कर लो।
क्लियर हुआ है? तो हाँ बोल। हाँ हाँ वो लिखो, बोल रहे थे। तो वो लिखो कि एस्टैब्लिश, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एस्टैब्लिश किया है। अभी उल्टा वाला एस्टैब्लिश न्यूटन्स थर्ड लॉ, एस्टैब्लिश न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एस्टैब्लिश न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। establish law of conservation of linear momentum from no law of conservation of means establish Newton's third law from law of conservation of linear momentum। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, एक सेम चीज ये दोनों को लिखना है पहले, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लाइन। अकॉर्ड यहाँ पे लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। जस्ट ये वाला फर्स्ट लाइन होगा, फर्स्ट ये वाला होगा, थर्ड ये लाइन होगा, सेकंड फोर्थ ये लाइन, और फिफ्थ यहाँ पे आके लिख देना है एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। दैट्स इट। कर पाओगे? सिर्फ उल्टा करके लिखना है और क्या है, सेम चीज, एक करोगे तो दो ऐसे ही हो जाए। ठीक है, दोनों में से कुछ कोई भी टॉपिक आ सकता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, बोर्ड्स में, स्कूल एग्जाम में। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, उसके बाद এটা হয়ে গেল। তাহলে এরপরে আসছে আমরা নেক্সট টপিক হচ্ছে ইম্পালস। নেক্সট টপিক হচ্ছে আমাদের ইম্পালস। নেক্সট টপিক ইজ ইম্পালস। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स। अभी इम्पल्स क्या है, व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स मतलब होता है रेट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है इम्पल्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है इम्पल्स। मतलब कि एक बॉडी के ऊपर तो फोर्स अप्लाई करने से उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, इम्पल्स। सॉरी, मतलब कि एक फोर्स कितना इम्पल्स क्रिएट कर सकता है। बोल रहे हैं ना हम, एक फोर्स कितना, चलो एक बॉडी के ऊपर 30 न्यूटन फोर्स डाले और एक बॉडी के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स डाले, इस फोर्स दोनों फोर्स ही 10 सेकंड के लिए एक्ट हुआ, दोनों फोर्स ही, तो कौन सा वाला फोर्स कितना इंपैक्ट क्रिएट करेगा, मतलब कि कितना इंपल्स क्रिएट करेगा। तो इंपल्स क्रिएट करेगा मतलब क्या है, यहाँ पे इंपल्स क्रिएट करने का मतलब होता है एक्चुअली कितना मोमेंटम चेंज करेगा। तो इंपल्स मतलब इसीलिए बोल सकते हैं, फिजिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंपल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंट। अब यहाँ पे देखो, चेंज इन मोमेंटम तो बोल सकते हैं क्या, फिर एम भी माइनस एम यू, ऐसे बोल सकते हैं ना। एम भी मतलब एम यू इनिशियल, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं पी एफ माइनस पी आई, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो इसको लिख सकते हैं एम v माइनस ए न्यू, दैट इज एम इंटू v माइनस यू, लिख सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? आई थिंक नहीं। तो फोर्स का मतलब क्या हुआ था, फोर्स मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि हम बोल सकते हैं एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, ये था ना फोर्स का इक्वेशन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एफ इंटू टी इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये तो है, तो हम बोल सकते हैं एफ इंटू टी मतलब कि फोर्स इंटू टाइम। So impulse can also be defined as the product of the force and time. Okay, impulse can also be defined as the product of force and time. अगर यहाँ पे ग्राफिकली डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, अगर एक फोर्स टाइम का ग्राफ बनाते हैं हम एफ टी, तो इस एफ टी ग्राफ में क्या हो जाएगा, एफ टी ग्राफ का जो, चलो यहाँ पे ये वाला जो दिखा रहा है, तो टाइम के हिसाब से फोर्स इंक्रीज हो सकता है। तो इसके अंदर में जो एरिया है ना, दिस एरिया एक्चुअली होगा
ग्राफिकली अगर होना चाहिए तो इसको बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एफ डी ग्राफ, एरिया अंडर এটা লিখে লাইনটা মনে হয় আগেটা লিখা एरिया अंडर एफ। So impulse is the product of the force and time and it can also be defined as the change in momentum. Okay, तो इसका यूनिट क्या होगा? impulse का यूनिट होगा मोमेंटम का ही यूनिट होगा, क्योंकि impulse मतलब तो चेंज इन मोमेंटम, मतलब इसका यूनिट हो जाएगा क्या? kg मीटर पर सेकेंड, और हम बोल सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड, ये एसआई में होता है। और सीजीएस में क्या लिख सकते हैं? ग्राम सेमी पर सेकेंड, और हम बोल सकते हैं कि डाइन, ये हो गया, ये यूनिट हो गया डायमेंशन हो गया इम्पल्स। नेक्स्ट आते हैं इम्पल्सिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स तो टॉपिक से पता चलता है कि एक फोर्स है, इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स इट इज वन टाइप ऑफ, क्लियर करें बोर्ड को। Impulsive force is a huge force acting on a body for a very small instant of time. जैसे कि एक फुटबॉल को अचानक किक किया, kicking a football, hammering on a nail, hitting a cricket ball by bat. This type of force is called impulsive force. So it is a huge force acting on a body for a small interval of time. छोटा करके लिख दो, it is a huge force acting on a body. It is a huge force acting on a body for a small interval of time. That's it. ठीक है, और कुछ नहीं। Huge force acting on a body for a small interval of time. Example हम बता दिए जी, kicking a football, hitting a cricket ball by bat, या फिर बोल सकते हैं hammering on a nail, nail के ऊपर जो hammering कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नेक्स्ट इम्पल्सिव। तो इसका यूनिट क्या होगा? इम्पल्सिव तो फोर्स है, तो फोर्स का ही यूनिट होगा न्यूटन टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हम अभी, अभी तक जो किया वो ऑलमोस्ट पुराना टॉपिक था, ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें नया है, बाकी सब क्लास 9 पे कर चुके। अभी जो करेंगे मोशन इन ए लिफ्ट, नेक्स्ट टॉपिक होगा मोशन इन ए लिफ्ट। एक्चुअली मोशन इन ए लिफ्ट जो है, दिस इज एक्चुअली अंडर द, हमने करवाया था ना रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम कर चुके हो, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम तो कर दियो नहीं? पुलिस ने श्योर जल्दी करने आगे आगे मोशन इन लिफ्ट করতে হবে। रेफरेंस फ्रेम ये मोशन है शुरू से पढ़ा ही नहीं, हां फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हां शायद हुआ था। अब लास्ट चैप्टर में जो किए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एकदम शुरू में देखो 100% किए थे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन, हाँ ये तो है, हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस करवाए थे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम मतलब जिस रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या फिर बॉडी रेस्ट होता है, तब उसको बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जहां पे बॉडी विथ एक्सीलरेशन मूव होता है। तो अभी हम जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो मोशन इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये लिफ्ट जो है इट इज एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम, इट इज एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो मोशन इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम हम बोल सके तो अच्छा हो। तो लिफ्ट एक जस्ट एग्जांपल है और कुछ नहीं। ठीक है, लिफ्ट के बदले में कोई एक बंदर को भी खड़ा कर दो, वो भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक, चलो लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन से ही मूव होगा। एक बंदर अगर मंकी एक रोप लेके ऊपर जाएगा या सिर्फ रोप से नीचे आ रहा है, तब क्या वो होगा? वो भी हो जाएगा तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम।
कुछ भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो सकता है, वहां पे ये मोशन एप्लीकेबल होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक टॉपिक ये है मोशन इन ए लिफ्ट। ये मोशन इन ए लिफ्ट। अभी मोशन इन ए लिफ्ट तो हमें एक लिफ्ट ले लिया। आई थिंक ऑल ऑफ यू लिफ्ट में तो चढ़े हो, राइट? लिफ्ट में चढ़ा नहीं ऐसा कोई नहीं है। लिफ्ट में जो फीलिंग्स क्या है, लिफ्ट में चढ़ने के बाद कुछ फीलिंग नहीं होता है। चढ़ते ऊपर चले जाते, चढ़ते नीचे आते हैं, बस हो गया। ये क्या फीलिंग है? बट अगर ठीक से गौर आज के बाद तो ऑब्वियसली फोकस करोगे आज पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली होता है कि नहीं। जैसे कि एक लिफ्ट ऊपर जाता है, तुम फील करोगे तुम्हारे पाँव में थोड़ा दबाव पड़ेगा। यू कैन फील द फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स। जब नीचे आएगा तो यू कैन फील अ लेस फोर्स। जैसे कि बहुत अच्छे से फील होगा अगर तुम जो इलेक्ट्रिक जो होता है ना कि मेरी को जो क्या बोलते हैं जाइंट व्हील, जाइंट व्हील जो होता है जो बड़ा वाला, कोई कोई किसी ने चला है अभी तक? वाह, निशिदा चलिशनी फीलिंग टेल बोला हूं सर शेयर पर। व्हाट इज योर फीलिंग? बल কিছুই না যে চললাম আর চিৎকার করলাম খুব, ঠিক বলছি তো? হয়েছিল তো এটা? लेकिन चले नहीं। मजा के लिए, मजा में क्या करते हो? मजा बहुत ज्यादा हल्का फील, ऊपर जब जा रहा है वो बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है कि नीचे सीट नहीं है। सीट सीधा गया, नीचे कोई सीट नहीं है, हम हवा में झूल रहे हैं, राइट? और नीचे आने के टाइम में थोड़ा भारी फील होता है। और जितना जोर से घूमेगा उतना ज्यादा फील होगा, जब धीरे धीरे चलेगा उतना फील नहीं होगा। जब जोर से घूमेगा तब फील। ये सेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक ही है सब कुछ, वो भी लिफ्ट के अंदर ही पड़ेगा। तो पहले समझ लेते, लिफ्ट को लेके समझ लेते कि चलो एक पर्सन इनसाइड द लिफ्ट खड़े हैं, तो पर्सन का मास जो है वो है m, तो इसका वेट आ जाएगा नीचे mg। ठीक है, जैसे कि हम बैठे तो हम लोग तो फोर्स बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो बेस भी क्या करेगा, ग्राउंड भी क्या करेगा हम लोग के ऊपर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक रिएक्शन फोर्स भी हमारे ऊपर एक्ट होगा, दैट इज आर। तो आर इज द नॉर्मल रिएक्शन जो कि है रिएक्शन बोल रहे हैं, मतलब कि फीलिंग्स। ये हमारा फीलिंग्स है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है हमारा फीलिंग्स। ठीक है, और एमजी क्या है, वेट ऑफ द पर्सन। अभी देखो, अगर ये लिफ्ट खड़े है मतलब कि रेस्ट में है और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखे लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करता है तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा जीरो। अभी रिजल्टेंट फोर्स मतलब ऊपर में एक फोर्स है आर, नीचे में एक फोर्स है एम जी पर्सन के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं कि आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। दैट इज आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। तो इस सिचुएशन में जब बॉडी लिफ्ट रेस्ट है या फिर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऊपर नीचे करेगा, तब पर्सन का जो वेट है, खुद का जो वेट है, दैट एक्चुअली फील बाय द पर्सन। तो पर्सन ओनली फील हिज ओन वेट। यहाँ पे जितना भी वेट है, हम अपना वेट फील करेंगे, तुम तुम्हारा वेट फील करोगे। क्लियर है? तो दिस इज द रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन, जो कि है फीलिंग्स। तो हम क्या फील करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम फील करेंगे पर्सन फील्स सेम वेट एज हिज। पर्सन फील हिज ओन वेट, जस्ट देखिए लिखते। तो लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तुम ये कर चुके हो।
नेक्स्ट आते हैं हम अच्छा नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अगर एक लिफ्ट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, पहले ऊपर लेके जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन ए, अभी ऊपर जा रहा है, मूविंग अप, मूविंग अप ऊपर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन ए, तो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मतलब कि r माइनस एम जी। ऊपर जा रहा है तो r ज्यादा बड़ा है mg से, राइट, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाएंगे तो r इज ग्रेटर देन mg। अगर r इज ग्रेटर देन mg होगा तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जैसे कि एक्सीलरेशन जो है a, और बॉडी जो है ये जो पर्सन जो है उसका मास कितना है m, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा a में, फोर्स मतलब तो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ए एक्सीलरेशन से पर्सन जो है ऊपर जा रहा है, तो पर्सन के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा ए में, इज इक्वल टू r प्लस mg, ओ सॉरी r माइनस mg, दैट इज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a में प्लस mg। तो उसका जो वेट है उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स फील करेगा, इसीलिए थोड़ा वेट प्रेशर मेरे पाँव में दबाव लगेगा, कि प्रेशर आ रहा है, थोड़ा हेवी फील करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई पर्सन फील्स स्लाइटली हेवियर देन इट्स ओन वेट, अपना जो खुद का जो वेट है उससे थोड़ा हेवी और फील करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m इंटू जी प्लस है। अभी कोई भी लिफ्ट, अगर कोई भी बॉडी अगर ऐसे a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, a एक्सीलरेशन से ऊपर जाने से उसका जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा वो होगा g प्लस। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे लिख दो, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अप विथ, ये लिख ले, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये करने के बाद हाँ, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, दोनों स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे पहले लिखो, यहाँ पे पहले लिखो क्या स्टेटमेंट लिखना है, एयर पर्सन फील्स स्लाइटली हेवी, एयर पर्सन फील्स स्लाइटली हेवी, यहाँ पे लिखना है। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्चुअली, राइट, यार लिखा हुआ है ना ये, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ये लिख लो। यह इसको लिखने के बाद, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, in non-inertial frame when a person, in non-inertial frame when a person is moving up with acceleration a, when a body लिखो person नहीं, when a body is moving up with acceleration a, when a body is moving up with acceleration a, then resultant acceleration is g plus a, then resultant acceleration is g plus a। देखिए ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन होगा g प्लस है, अभी नीचे आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे मूविंग डाउन विद एक्सीलरेशन a, थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि मूविंग डाउन विद एक्सीलरेशन a एक्सीलरेशन से वो नीचे आ रहा है, a एक्सीलरेशन से वो नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, a एक्सीलरेशन से मतलब नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे दिखाते हैं। तो कौन ज्यादा बड़ा होगा, mg बड़ा होगा कि r बड़ा होगा, नीचे आ रहा है तो mg इज ग्रेटर देन r हो जाएगा इसमें। तो रिजल्टेंट फोर्स के जगह में हम लिख सकते हैं कि mg माइनस r, ठीक है, mg माइनस r, तो नीचे आ रहा है इसीलिए mg इज ग्रेटर देन r, तो mg माइनस r, यहाँ पे लिखे mg माइनस r, तो यहाँ पे हो जाएगा कि r इज इक्वल टू mg माइनस ma, ये आ जाएगा। और थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आधा घंटा का पता नहीं, शेष खत्म होने से चुकी, आज पूरा कवर कर दो,
छोटा सा चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस है। देखो जितना भी वेट है उससे थोड़ा हल्का फील होगा इसीलिए। तो एयर पर्सन फील्स slightly lighter than his own, बस slightly light. Air person feels slightly lighter than its own weight. Air person feels slightly lighter than its own weight. थोड़ा सा हल्का फील करेगा। अभी थोड़ा सा या ज्यादा हल्का फील करेगा वो डिपेंड किसके ऊपर होगा? डिपेंड होगा ये एक्सीलरेशन के ऊपर। जी माइनस ए क्या है? जी माइनस ए इज द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का मतलब कितना हल्का कि कितना भारी वो जो फील होता है ऑब्वियसली एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होते हैं, यहाँ पे जो लिफ्ट लगा होता है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा उतना नहीं होता, लेकिन अगर बुर्ज खलीफा में हम लिफ्ट में चले तो वी कैन फील एक्चुअली। ये जो टॉपिक एकदम सही से पता चलेगा अगर बुर्ज खलीफा में या फिर यहाँ पे भी हो सकता है अगर बहुत बड़ा सा बिल्डिंग और बहुत लंबा बिल्डिंग होगा, बहुत ऊपर तक जा रहा है तो थोड़ा ज्यादा हाई स्पीड लिफ्ट होता है ना जो उसमें अगर चले तो वी कैन फील द 42 আছে हाई स्पीड যেগুলো লিফট তাহলে আমরা কিন্তু ফিল করব and feel the same चीज जो तभी समझ रहे हैं। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अभी तक डिस्कशन नॉट ओवर। अगर कहीं से भी कोई भी दुर्घटना घट जाए मतलब एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब कैसे होता है एक्सीडेंट? अगर लिफ्ट अटकना एक्सीडेंट नहीं होता है, अटकना एक्सीडेंट नहीं होता, अगर लिफ्ट का जो रोप है टूट जाए ये होता है एक्सीडेंट। अगर लिफ्ट का जो रोप है वो अगर टूट जाए किसी के कारण, जैसे वो टूट गया तो क्या होगा? लिफ्ट जो है वो एक्चुअली फ्री फॉल होगा। तो फॉर फ्री फॉल तब फीलिंग क्या होगा? अच्छा फ्री फॉल हो रहा है तो ए कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। फॉलिंग हो रहा है ना तो ये वाला इक्वेशन ही लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ए इनटू जी माइनस ए मतलब जी व्हिच इज 0। कुछ फील ही नहीं होगा भाई, आर जीरो है तो फिर क्या होगा? वेटलेस, कुछ भी वेट फील नहीं होगा। यहाँ पे पर्सन जो है वो खुद को वेटलेस फील करेगा। ठीक है, कुछ भी फील नहीं होगा, नथिंग। जैसे कि इतना हल्का हो गया कि वेटलेस, जैसे नीचे आने की, जैसे कि जो ये हो ना वो क्या है बोले जाइंट व्हील जो है नीचे आने के टाइम में हल्का फील होता है इससे। এটা সুইসাইড করতে হবে না, তুই বানজি জাম্পিং কর, বৃষ্টি হলো নাকি রে? बोल दिया था ये शनिवार बारिश से ना दस भी वैसे हर शनिवार और मंगलवार बारिश देना है और थोड़ा देर देना, आधा घंटा दे दे, 20 मिनट दे दे भाई तुझे, 20 मिनट खत्म करके तुम लोग घर चले जाओ, बेल होना। সেই জন্য তো বলছি ওয়েট করতে। কি কার্টুন রে, তোকে তো ওটাই বলছি এখন বৃষ্টিটা বন্ধ করতে বলছি 20 মিনিট। আচ্ছা এবারে আসি তাহলে লিখে নিয়েছিস इन केस ऑफ फ्री फॉल लिफ्ट फ्री फॉल क्या होगा? पर्सन फील्स वेटलेस। और अगर इफ किसी कारण अगर G is A is greater than G हो जाए, A is greater than G, तब क्या होगा? A अगर G से ज्यादा बड़ा हो जाए तो R जो है दैट एक्चुअली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस ये जो पर्सन जो है वो ऐसे ऊपर चला जाएगा, एक पर्सन ऐसे ऊपर चला जाएगा, इतना हल्का हो गया कि ऊपर चला जाएगा। पर्सन का जो सर है वो लिफ्ट के जो रूप है वो टच कर जाएगा और नीचे ऐसे झुकेगा। अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है ग्रेटर देन जी हो जाए तब इस सिचुएशन को बोलते हैं सुपर वेटलेसनेस। दिस इज कॉल्ड सुपर वेटलेसनेस। इसके पहला वाला अगर इक्वल टू जी होता है तो वेटलेस, ग्रेटर देन जी होता है तो सुपर।
नेक्स्ट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा है। हाँ नहीं छोड़ छोड़ दे এরকম 2 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू कर। ओके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम अभी। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, एक्चुअली दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद हम फ्रिक्शन में चले जाएंगे। ऐसे देखिए এটা করাবো, এরকম নিউমেরিক্যালস করাবো, কোশ্চেंस করাবো, তারপর তো ফ্রিকশন হবে। ও হোমওয়ার্ক করে তাহলে হয় না? हाँ न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा ना, तुम तो बहुत किए उस बैच में। हाँ उस बैच में तो किए ना वो, फिर वो बोले सर मुझे उस बैच में नहीं करना है, मुझे इस बैच में आना है। तुम तो आगे चले गए थे तो उस बैच में। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम, वहाँ पे कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, क्या करें? हाँ हाँ नोट्स तो ऑलरेडी बन गया है और क्या। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट फ्री बॉडी। इन बॉडी M1 M2 और M3 ऐसे रखा हुआ है ऑन ए फ्लोर। पीछे से इसको ऐसे फोर्स डाला गया है, क्या होगा? ये फोर्स डालने से क्या होगा? तीन बॉडी एक साथ मूव करेगा, ठीक है। तीन तीन बॉडी एक साथ, ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स किया है मतलब एक गाड़ी मूव करेगा, नहीं ये तीनों, क्योंकि इसका जो फोर्स है इसका एक पार्ट यहाँ पे एक्ट हो रहा है और एक पार्ट यहाँ पे भी एक्ट हो रहा है। कुछ पार्ट यहाँ पे एक्ट होगा जो कि इस M2 M3 को मूव करवाएगा और कुछ पार्ट M3 के ऊपर भी एक्ट होने के बाद M3 को मूव करवाएगा। तो यहाँ पे F जो है दैट इज द नेट फोर्स, किस किस के ऊपर एक्ट हो रहा है? F is acting on all of these three, M1 plus M2 plus M3 whole into A. A क्या है? A is the total acceleration of the body. इस सिस्टम का acceleration है, तो A is equal to क्या है? Acceleration of the system। इसी सिस्टम का acceleration है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते दैट इज A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। F1 कितना होगा? F1 क्या है? व्हाट इज F1? F1 is the amount of force acting on M2 by M1। M1 तो दे रहा है, हम तो नहीं दे रहा है, हम तो सिर्फ दे रहा है F। तो M1 कितना फोर्स एक्ट करेगा? तो फोर्स एक्ट on M2 by M1, force act on M2 by M1। পরে দেবো এটা, কিশোর এখন বাংলা পড়তে জানিস? পশ্চিমবঙ্গ একবার করে রেখেছি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান বলছে। अच्छा फोर्स एक्ट ऑन M2 by M1, तो यहाँ पे क्या है? फोर्स कितना एक्ट होगा? देखो किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? M2 के ऊपर, जो कि M2 और M3 दोनों को मूव करवा रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि M2 प्लस M3 इंटू A। सो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा फिर A का वैल्यू अगर पुट करें M2 प्लस M3 बाई
m1 plus m2 plus m3 whole into n. Is it okay? Clear? जस्ट ए का जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, नथिंग एल्स। ये जो ए का वैल्यू कैलकुलेट किए थे हम यहाँ पे जस्ट पुट कर दिए, तो ऐसे मिल गया। जो इनिशियल फोर्स हम डाल रहे थे उसका एक पार्ट यहाँ पे एज ए F1 F2। তো আমি F2 ক্যালকুলেট করি, সেটা কোনো অসুবিধা আছে বুঝতে? এরকম ভাবে দেখছিস কিছু একটা কিউরিওসিটি নিয়ে একটা দেখছিস যেন মুখের মধ্যে ছাপ করছে, কিছু একটা অসুবিধা আছে। এনি প্রবলেম থাকলে বল, আমি বলে দিচ্ছি। नहीं तो श्योर तो देख ओके चल F2 is the force act on M3, force act on M3 क्या होगा, फोर्स एक्ट ऑन M3 कितना होगा, M3 into N। अच्छा ले लिया बस, इसके पहले तो और कुछ बॉडी नहीं रखा है ना, फिर M3 एक that is M3 by M1 plus M2 plus M3 आ जाएगा, क्लियर है? चलो नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम में आते हैं। नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 2। ऐसे चेन बना, रेल बना गया, कंटिन्यू 3 बॉडीज कनेक्टेड, यहाँ पे एक स्ट्रिंग से उसको पुल किया जाए। 3 बॉडीज है M1 M2 और M3, राइट? अभी यहाँ पे चेन बना के वो ऐसे पुल किया जाए। पुल करने से क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स बनेगा, यहाँ पे एक फोर्स, स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड टेंशन। स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स डेवलप, दैट इज इस स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स डेवलप हो रहा है दैट इज T1 और यहाँ पे T2, ठीक है? तो यहाँ पे जो जितने सारे सेम चीज एक ही होगा, अलग कुछ नहीं होगा, सेम चीज। तो यहाँ पे जो फोर्स बन रहा है F, यहाँ पे जो फोर्स बनेगा F, that actually pull all of these 3 bodies, राइट? तो यहाँ पे अगर मूव होगा, तीनों के तीनों सेम एक्सेलरेशन में मूव होगा, दैट इज F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, M1 प्लस M2 प्लस M3 होल इनटू होल इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पे A बन गया, फिर से ऐसे बनाते नहीं, पहले पिछले बारी तो है, शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो T1 क्या हो जाएगा, फिर T1 किसको पुल कर रहा है, M2 और M3 को, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, M2 प्लस M3 इनटू M2, और T2 किसको पुल कर रहा है, जस्ट ओनली M3 को, सो M3। और सेम चीज अगर ऐसे आर्टिकल भी रहे, मतलब कि ऐसे होगा, थर्ड पॉइंट ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ऐसे 3 बॉडी ऐसे है, M1 M2 और M3 ऐसे 3 बॉडी ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड होके ऐसे झूल रहे हैं, वहां पे शायद 2 बॉडी ये 3। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, सब तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा T1। सो इस केस में अगर बोले, इस केस में बोले तो T1 किसको लेके झूल रहा है, जस्ट M1 को नहीं, तीनों का वेट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा T M1 प्लस M2 प्लस M3 होल इनटू G। यहाँ पे एक्सीलरेशन G ग्रेविटी, क्योंकि वो जो है वो एक्चुअली हैंगिंग है, सस्पेंडेड है, तो इसीलिए एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आएगा। नेक्स्ट इस पॉइंट पे जो टेंशन है
मतलब ये स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन है वो कितना होगा, T2 आ जाएगा M2 प्लस M3 इंटू G, सिंपल सा सब। और यहाँ पे T3 कितना हो जाएगा, M3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा चीज। अगर ये जस्ट ऐसे सस्पेंडेड रहे तब ये, बट अगर ये जो सिस्टम है, चलो ये सिस्टम एक्चुअली कनेक्टेड टू द लिफ्ट, लिफ्ट के छत पे ही कनेक्ट, ऐसे कनेक्टेड, लिफ्ट की जो छत है छत के ऊपर ऐसे कनेक्टेड है ये सारा सिस्टम। लिफ्ट अभी ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है, तो वो इसके ऊपर ये हुए सिस्टम इज एट रेस्ट, रेस्ट में होगा तो ये हो सकता है, रेस्ट में बोल सकते हैं, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी होता है, क्योंकि बोथ केसेस में एक्सीलरेशन जीरो, रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करे तो बोथ केसेस एक्सीलरेशन। When system is moving off with acceleration, ए एक्सीलरेशन लेके ऊपर जा रहा है, ए एक्सीलरेशन लेके ऊपर जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो जाएगा जी प्लस है, लास्ट टाइम ही करवाए ना, ऊपर जा रहा है तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जी प्लस है, नीचे आ रहा है तो ऊपर में क्या होगा, T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी प्लस ए ऊपर में, ठीक है। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 प्लस M3 इंटू जी माइनस उधर है, और T3 हो जाएगा M3 इंटू जी, ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर नीचे आएगा तो गोइंग द सिस्टम इज मूविंग डाउन, अप नहीं डाउन, तो यहाँ पे जी प्लस ए की जगह में जस्ट जी माइनस ए, तो यहाँ पे अप और डाउन एक साथ कर देते हैं ना, अप और डाउन एक साथ, तो क्या लिखे, प्लस माइनस एक साथ कर देते हैं, अप के लिए प्लस डाउन के लिए माइनस, एक साथ कर दिया, बार बार लिखना पड़ जाएगा, क्लियर करें। चलो इसके साथ साथ एक चीज हम पूछ लेते, इसको क्लियर कर दे, इसके साथ साथ एक चीज हम पूछे, क्या पूछना है मुझे, चलो ये एक सिस्टम है जो कि रेस्ट में है, जस्ट एक बॉडी को लेके ऐसे सस्पेंडेड है, जस्ट एक बॉडी, इस बॉडी का मास है 10 kg, ठीक है, और ये जो है इसका मैक्सिमम टेंशन जो कैरी कर सकते हैं वो है, मैक्सिमम टेंशन वो है 100 न्यूटन, मैक्सिमम वो कैरी कर सकते हैं, इससे ज्यादा होने से टूट जाए। तो अभी बताओ मुझे, इस सिस्टम को नीचे लाने से टूटेगा या ऊपर लेके जाने से, जब भी ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा, कि यहाँ पे वेट कितना है, 10 mg होता है ना वेट, तो 10 इंटू 10 मतलब तो 100 न्यूटन उसको ऑलरेडी वेट ही है, तो अभी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो टूट जाएगा ना, नीचे लेके आने से नहीं टूटेगा, जब भी ऊपर लेके जाएंगे, ক্লিয়ার है, কনসেপ্টের জন্য আলোচনা করতে পারি। এখন এটা বলতে পারে যে ये ऐसे क्वेश्चन होता है, इसका मैक्सिमम टेंशन है 150 न्यूटन, अभी ये तो कितना एक्सीलरेशन से ऊपर लेके जाने से वो टूटेगा, कितना एक्सीलरेशन से उसको ऊपर लेके जाने से टूटेगा, तो ये हो गया टेंशन ना, मैक्सिमम अफोर्डेबल टेंशन ये है, और ये इसका वेट, तो कैसे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो E इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू जी प्लस ए, ये होना चाहिए, ऊपर लेके जा रहा है तो तभी तो टेंशन होगा 150 मैक्सिमम अफोर्डेबल, m कितना है 10, m कितना है 10, g इज द 10 e, मुझे जस्ट ये कर,
चलो 15 माइनस 10 इक्वल टू 8, सो ये हो जाएगा 5 बराबर 6 स्क्वायर। हो गया तुम्हारा आंसर। कितना इजी है, लॉजिक को समझने से इजी कितना हो जाएगा। नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं कर, ऐसे न्यूमेरिकल सम क्लियर करें। चलो नेक्स्ट, लास्ट टू, लास्ट टू। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के ऊपर एक बॉडी है जिसका मास है m1। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी है जिसका मास है m1। इस साइड में एक पुली को कनेक्ट किया गया है और जो एक स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग से पुली पास होगी यहाँ पे और एक बॉडी जो है एक, ठीक है। अभी पूछ गया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ये चलो, ये जो है जैसे कि यहाँ पे वेट जो है m2g वो डाउनवर्ड एक्ट होगा और इसको ऐसे खड़ा रहे कि टेंशन जो है वो ऊपर रहेगा ना, उसको होल्ड कर रहा है ना, वेट को गिरने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे फोर्स इधर पे आएगा टी, जो कि इसको पुल कर रहा है सामने। इफ दिस सरफेस इज स्मूथ, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तब क्या होगा, ये बॉडी आगे जाएगा विद एक्सीलरेशन है और ये बॉडी नीचे जाएगा विद एक्सीलरेशन। हमें क्लियर। तो यहाँ पे देखो, इस बॉडी के, अच्छा इस बॉडी को फोर्स एक्ट ऑन m1, फोर्स एक्ट ऑन m1 t इज इक्वल टू क्या होगा, m1 a हो जाएगा। फोर्स एक्ट ऑन m1 कितना होगा, t इज इक्वल टू, क्योंकि इस फोर्स से वजह से तो वो आगे जाएगा, तो t इज इक्वल टू फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, जस्ट लाइक दिस और कुछ। और फोर्स एक्ट ऑन m2 कितना होगा, फोर्स एक्ट ऑन m2 के ऊपर कितना फोर्स आएगा, तो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा m2a। नीचे आ रहा है इसीलिए m2g इज ग्रेटर देन t, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर जाने से ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो m2g माइनस t, एक ये तो এখানে पुट कर दिला, इस t वैल्यू जो है ना, इस वैल्यू को इस पे पुट कर दो, तो m2a इज इक्वल टू m2g माइनस m1a। ठीक है, ए को एक साइड कर देते हैं, कॉमन लेते हैं, 1 m1 प्लस m2 आ जाएगा m2g, दैट इज a मतलब हो जाएगा m2g बाय m1 प्लस m2। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन। किसका इक्वेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम का इक्वेशन है। देखो टेंशन कितना होगा, टेंशन आएगा कितना, T इक्वल टू क्या होगा, m1a, T इक्वल टू आ जाएगा m1a। इस पर अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, m1 m2 बाय m1 प्लस m2, दैट इज द टेंशन। ये आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंशन। क्लियर, लास्ट पॉइंट, पुली सिस्टम का लास्ट पॉइंट। तो देखते हैं, क्लियर करें, बोर्ड को क्लियर करें। यहाँ पे एक पुली है जो कि एक्चुअली कनेक्टेड विद द फिक्स सपोर्ट। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, सिंगल फिक्स्ड पुली। पढ़े थे ना क्लास 9 में, फर्स्ट चैप्टर मशीन, क्लास 10 तो
नहीं बोला, नहीं 9 नहीं 10 में था, 10 में था। लास्ट फर्स्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक सिंगल बिग पुली पुली का लास्ट टॉपिक मशीन एंड पुली। अच्छा তাকে আমি নিয়ে গেলাম ভিডিওটা এইটা আপনার জন্য কত টাকা নিয়ে আসবেন দাদা? এই সেভেন না, হ্যাঁ সেটাই তো বুঝতে পেরেছি। তো এই সাইজে রাখার জন্য তুই কত টাকা নিয়ে বাহ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। चलो यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, दो बॉडी ऐसे है, ठीक है। इस बॉडी का मास है m1 और इस बॉडी का मास है m2। यहाँ पे वेट कितना होगा m2g और यहाँ पे वेट कितना होगा m1g। यहाँ पे टेंशन इधर पे होगा t और इधर पे टेंशन होगा t। ओके सपोज ये बॉडी नीचे आ रहा है, इनका एक्सेलरेशन है, और ये बॉडी ऊपर जा रही है, पकड़ ले कंसीडर किया, हाँ ये कंसीडर किया कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तब क्या होगा m2 नीचे आएगा a एक्सेलरेशन से और m1 ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से। तो फोर्स एक्ट ऑन m1 करो, फोर्स एक्ट ऑन m2 इधर पे करेंगे और इधर पे लिखते हैं फोर्स एक्ट ऑन फॉर्मूला क्या, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, मास है m1 और किस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है a एक्सीलरेशन से, तो m1 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टेंशन आ गया ऊपर में, तो टेंशन इज ग्रेटर देन m1g, तो t माइनस m1g बोल सकते कि नहीं, क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या होगा m2a, अभी ये तो नीचे आ रहा है, ये तो नीचे आ रहा है, तो हो जाएगा m2g इज ग्रेटर देन t, तो रिजल्टेंट होगा m2g माइनस t। अभी ये दोनों को सॉल्व करना है, कैसे, इस इक्वेशन को 1 और इक्वेशन 2 दे दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने से मुझे मिल जाएगा, ओके दोनों को ऐड करने से मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। क्या होगा, दोनों को अगर ऐड करें t जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड को ऐड करते हैं पहले, a को कॉमन लेने के बाद m1 प्लस m2। अभी राइट साइड को ऐड करते हैं, राइट साइड में इसमें क्या है t माइनस m1g प्लस इसमें क्या है m2g माइनस g, t कैंसिल हो गया, तो g कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा m2 माइनस m1, बस तो हो गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इनटू g। सिंपल सा चीज है, एक्सीलरेशन मिल गया हमें, ये एक्सीलरेशन मिल गया। इसके बाद मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करता, कोई भी एक इसमें कर देते, हाँ v इक्वल टू क्या होगा m2g माइनस m2a, तब m2g माइनस m2a मतलब क्या है ये m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू g, कॉमन लेते m2g, क्या होगा 1 माइनस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ऊपर हो जाएगा m1 m1 कैंसिल, सॉरी m2 m2 कैंसिल हो जाएगा m1, तो ऊपर में आ जाएगा 2 m1 m2g बाई m1 प्लस m, ये आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद यही आएगा। ठीक है, ये होता है 3 पॉइंट डायग्राम जो तुम्हारे बोर्ड सिलेबस में है।